बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का 9वां अध्याय लेके आए हैं, वैश्वीकरण। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहले का उत्तर देखिए आप जरा, उसमें से कथन आपको सही चुनना है, वो आपका घ नंबर का उत्तर इसमें सही होगा, तो आप इसको निशान लगा दीजिए। घ नंबर इसमें आंसर आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से भी आपको कथन सही चुनना है, तो वो आपका का नंबर का जो उत्तर है, विभिन्न देशों और समाजों का वैश्वीकरण का विषम प्रभाव रहा, राइट है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, तीसरे का है वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारक प्रकृति है, तो ये आपका तीसरा रहा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसके बाद चौथा का इसमें भी अपन को सही कथन चुनना है, तो वो वैश्वीकरण का संबंध वैश्वीकरण पारस्परिक जुड़ाव से है, ये आपका घ आंसर है। पूरा आप सही जगह निशान लगाते चले। आप पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वो आपका घ नंबर का वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, वैश्वीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक जुड़ाव है। वैश्वीकरण के अंतर्गत देशों और क्षेत्रों के बीच में वैचारिक पूंजी वस्तुओं का जुड़ाव ही आपका प्रवाह बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, वैश्वीकरण वैश्वीकरण एक अति महत्वपूर्ण कारक है जो लगातार होती रही प्रगति के लिए जिम्मेदार है। निसंदेह टेलीग्राम, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के युग में भी इसका प्रभाव देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निजीकरण उदारीकरण वैश्वीकरण के जरूरी सहगामी विचार है, इसके व्यापक परिणाम भी हुए हैं जो देखने को मिलते हैं, तो आप देख लीजिए। आप पूरा आंसर रहा जी आपका। क्वेश्चन देखिए आप, पूरा उदारीकरण एक निजीकरण की वजह से देशों में अपने आर्थिक कार्य निजी हाथों में सौंपे। भारतीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण पर इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जा रहा है। अब अर्थव्यवस्था को प्रभावित एवं नियंत्रित करने की राज्य की क्षमता गौण हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, विश्व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, अन्य समूह किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं। पहले यह कार्य मुक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही करती थी, लेकिन अब वैश्वीकरण के माध्यम से भी ये कार्य होने लगा है, तो आप लिख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, पूरा व्यापार एवं पूंजी प्रवाह की तुलना में देशों के बीच व्यक्तियों का प्रवाह अभी भी सीमित है, क्योंकि विभिन्न देश वीजा नीति में छूट देने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप, 10वां देख लीजिए आप, वैश्वीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव से स्पष्ट है कि इसमें सांस्कृतिक समरूपता एवं सांस्कृतिक विभिन्नता दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। वैश्वीकरण की वजह से ये शक्तिशाली देशों की पाश्चात्य संस्कृति विकासशील देशों में जड़ें फैलती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, भारत पर वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव आर्थिक है। 1991 वित्तीय संकट के ऊपर उभरने के लिए निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को भारत ने अपनाया था, तो आप देख लीजिए। भारत में व्यापार एवं विदेशी पूंजी की सीमा एवं क्षेत्रीय दायरे को बढ़ाया गया, आर्थिक वित्तीय सहायता भी से दी गई है। क्वेश्चन नंबर पहला जो बार पेपरों में आने के लिए, भूमंडलीकरण क्या होता है? विश्व का पूरा मार्केट एक होना ही आपका वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए, वस्तुओं और सेवाओं के बिना अवरोध के बिना आवागमन होता है। भूमंडलीकरण के उदय के कारण क्या है? भूमंडलीकरण उदय का मुख्य कारण भी निम्नलिखित हैं कि भूमंडलीकरण उदय का कारण राष्ट्रों में अलगाववाद को खत्म करके व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। भूमंडलीकरण से क्या हानियां हुई हैं? तो इससे छोटे जो व्यापार हैं, इससे छोटे छोटे से जो व्यापार हैं वो इससे ठप हो गए हैं, तो लाभ भी देख सकते हैं, और आप इससे होने वाली हानियों को भी आप नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन जो हैं वो आते रहे हैं आपके वार्षिक की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चन ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसको नोट कर लीजिए। दोस्त देख लीजिए, गुण को बोलते हैं, गुण और लाभ और हानियां और दोष, आप इसको नोट कर लें। आप बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां, तो वैश्वीकरण के दौरान प्रत्येक देश यह परम आवश्यक है कि वह प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा को बनाए रखे।
विभिन्न विकासशील देशों में स्वदेशी के नाम पर राजनीति की जाती है, जो वैश्वीकरण के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक उदारीकरण क्या है? आर्थिक उदारीकरण से आशय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना ही आर्थिक उदारीकरण कहलाती है। जैसे लाइसेंस नियंत्रण, कोटा प्रणाली आदि इसके उदाहरण भी देखे जाते हैं। इसके तर्क दिए जाते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार व नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम कर घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार करके उत्पादन क्षेत्र में भी विकास किया जाए। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है, तर्क है इसके। आर्थिक क्षेत्र में भी अनुसंधान के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना भी इसका उद्देश्य रहा है। देख लीजिए, उदारीकरण की 4 विशेषताएं दी गई हैं। उदारीकरण विश्व शांति के लिए परम आवश्यक है। उदारीकरण व्यक्ति के विकास के लिए सिद्ध होता है। उदारीकरण एक स्वतंत्रवाद है, इससे लोगों को स्वतंत्रता का पक्ष धरा है। उदारीकरण निर्धनता के हितों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर दिया गया वैश्वीकरण उदारीकरण। तो वैश्वीकरण उदारीकरण में देखिए, अब संकुचित अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण करना है, जबकि उदारीकरण में मुख्यतः उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्ति दिलाना है। वैश्वीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देता है, जबकि ये उदारीकरण निजी क्षेत्र पर अधिक बल देता है। वैश्वीकरण में निगम जो होता है, मशीनीकृत होने के कारण रोजगार के अवसर कम होते हैं, इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। यह विकसित देशों द्वारा अपनाया जाता है, विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिकीकरण की परिभाषा। आधुनिकीकरण से आशा किसी परंपरागत समाज के एक निश्चित दिशा में परिवर्तन से है। परिवर्तन की पहली शर्त है परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। परिभाषा भी दी गई डब्ल्यू.सी. स्मिथ के अनुसार आधुनिकीकरण के 3 घटक माने गए। 3 ज्ञान, विकल्प और स्वतंत्रता तथा क्रियान्वयन की क्षमता। ये 3 पॉइंट माने गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी विशेषताएं भी दी गई हैं। तो आधुनिक समाज में धर्म, जाति आदि परंपरागत आधारों का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें भूमिकाओं का वितरण क्षमता तथा योग्यता के आधार पर होता है। आधुनिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया और तर्कसंगत तरीकों को अपनाती है। इसमें व्यक्ति की निष्ठा व स्वतंत्र या स्वरूप राष्ट्रीय और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। देख लिया, अब लुसियन पाई के अनुसार क्वेश्चन को आ जाता है कभी लक्षण लिखना। तो विभेदीकरण, समानता, सार्वभौमिकता, परिवर्तन की क्षमता। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो आपके पेपरों में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। लुसियन पाई के अनुसार आधुनिकीकरण की कभी कभी लक्षण आ जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। विभेदीकरण देख लीजिए, यह आधुनिकीकरण का अनिवार्य लक्षण है। इसका आशय श्रम विभाजन एवं कार्यों के विभेदीकरण से होता है, इसे आप देख लीजिए। फिर देखिए अब भूमंडलीकरण के लिए देखिए अब बाधाएं देखिए अपन ने। इसके बाद से अगला क्वेश्चन शुरू होता है आपका भूमंडलीकरण को संक्षेप में समझाइए। तो नोट कर लीजिए आप, भूमंडलीकरण को संक्षेप में समझाना है। तो भूमंडलीकरण किसी देश के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा के बिना किसी प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाना है, जो वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की उपमा दी जाती है। उदय की क्या कारण है? द्वितीय महायुद्ध के से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु भूमंडलीकरण का उदय हुआ था। भूमंडलीकरण के उदय का एक कारण ऐसे आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना रहा जिसमें निर्धनता रूपी गड्ढे को भरा जा सके। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। आर्थिक वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क भी दिए गए हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए। इसको तर्क की बात आती है वैश्वीकरण की, तो तर्कों को देख लीजिए आप। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम, तो नोट कर लीजिए इसको, कौन कौन से आयाम दिए गए हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको लिख लीजिए। वैश्वीकरण के क्षेत्रों में राज्य शक्ति को कमजोर करता है। वैश्वीकरण की वजह से राज्य की क्षमता के ऊपर प्रभाव देखा जाता है। नोट कर लें आप इसको। वैश्वीकरण की वजह से संपूर्ण विश्व में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा अब कमजोर पड़ती जा रही है। इसके स्थान पर राज्य की एक नवीन अवधारणा न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य की धारणा से लिया गया है। इस धारणा को अपनाए जाने की वजह से ही कुछ कार्यों तक ही स्वयं को सीमित रखता है। उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आप
इसको आप नोट कर सकते हैं। आप कुछ क्षेत्रों में राज्य शक्तियों पर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव भी नहीं देखा जाता है, तो अब इसको नोट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का मूल्यांकन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्रता से वैश्वीकरण किया जा रहा है। देश में उदारीकरण, निजीकरण सहित आर्थिक सुधारों के अन्य कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में उत्साहवर्धक उपलब्धियां भी रही हैं, जहां विदेशी मुद्रा का भंडार अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है। वहीं निर्यात में भी वृद्धि हुई है। हालांकि हाल में कुछ ही वर्षों में निर्यात एवं कृषि के विकास दरों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जिससे विदेशी व्यापार को घाटा बढ़ने लगा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी ऋण का पर निर्भरता में कमी तो आई है, पर विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। हालांकि ब्राजील, चीन की अपेक्षा करते यह बहुत कम है। भारत में हर स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश की अर्थव्यवस्था को अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल निवेश में पूंजी निवेश पर कुल हिस्सा सिर्फ 3% होता है। तो वैश्वीकरण भारत के लिए एक अभिनव प्रयोग है। आगामी कुछ समय तक इसे परखने के बाद ही निर्णायक रूप में कहा जा सकेगा कि वैश्वीकरण प्रक्रिया को आगे जारी रखा जाए अथवा इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए। तो ये रहा आपका पूरा प्रश्नों के उत्तर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ समझ में ना आया तो उसको पूछिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। जय हिंद।